हेलो। आज मैं गुप्ता गुप्ता का सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करूँगा। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल राइज अप टू ग्राउंड लेवल ग्राउंड सरफेस देन। अगर आपका वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के पास आ जाता है, ग्राउंड लेवल के पास आ जाता है राइज करके, तो क्या होगा? आपका टोटल स्ट्रेस और क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर दोनों इंक्रीज कर जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्टेड। कोई स्टेटमेंट आपका सही नहीं दिया होगा, आप रीड कर लेना, मैं टाइम पास नहीं करूँगा। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी और सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला होता है G-1 डिवाइडेड बाई 1 + E। आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यूक सैंड क्या होता है? क्यूक सैंड है, ये फ्लो कंडीशन है। फ्लो कंडीशन है, किस में अकर होता है? कोहेशन लेस सॉइल में, फाइन फाइन कोहेशन लेस सॉइल में होता है, कोहेशन लेस सॉइल में होता है, फ्लो कंडीशन है। इसमें क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस जीरो हो जाता था बर्ड फ्लो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक हेड वुड बी प्रोड्यूस द क्यूक सैंड कंडीशन स्टैटम ऑफ द थिकनेस दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वाइड रेशियो दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दे कि आपका क्या हो जाए, आपका क्यूक सैंड कंडीशन हो जाए। तो आपका क्यूक सैंड कंडीशन के लिए आई क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1 + 1/E होता है। तो आपका सॉल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा। जी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, वाइड रेशियो दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इजकल टू क्या हो जाता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो आपका कितना हो गया हाइड्रोलिक, मान लीजिए 1 आपका आ गया, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिख दिए हैं। तो आपका कितना मीटर थिकनेस है? 1.5 मीटर है। तो एल इजिकल टू 1.5। तो हाइड्रोलिक हेड प्रोड्यूस कितना करेगा? तो एच एल इजिकल टू कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 1.5 उधर चल जाएगा, तो 1.5 मीटर। आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द परमेबल सॉइल विच इन्फ्लुएंस द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द परमेबल सॉइल इन्फ्लुएंस, तो आपका बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट दो आपका क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। विस्कोसिटी और यूनिट वेट दोनों इफेक्ट करेगा आपकी परमेबिलिटी को। क्या क्या इफेक्ट करेगा? तो सॉइल का ग्रेन साइज क्या है, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, उसका शेप ऑफ द पार्टिकल कैसा है, वॉइड रेशियो कितना है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, डिग्री ऑफ द सेचुरेशन कैसा है, वाटर का प्रॉपर्टी क्या है, गामा डब्लू कितना है। तो उस पर डिपेंड कर जाएगा आपका, जो आपका क्या पूछ रहा था, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, आपका ये सब पर डिपेंड कर जाएगा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमेबिलिटी। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी डिक्रीज करता है, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। द ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमेबिलिटी। जो परमेबिलिटी का जो आपका होता है कि ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, गामा डब्लू बाई म्यू। तो गामा डब्लू भी बढ़ेगा अगर, तो परमेबिलिटी भी बढ़ेगा। ऊपर में है तो दोनों डायरेक्टली पर ग्रेटर द, एंड आपका ये आंसर सही है। ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमेबिलिटी।
ग्रेटर द यूनिट वेट ऑफ द वाटर लिखना चाहिए था, ग्रेटर द परमेबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, स्मॉलर बोल रहा है। यूनिट वेट ऑफ द नॉट इफेक्ट द परमेबिलिटी, गलत बात है। अगर बढ़ा रहे हैं यूनिट वेट ऑफ द वाटर तो परमेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, अगर आप किसी सॉइल पे अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा देते हो तो क्या होगा, आपका वॉइड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर किसी को कंपैक्ट करते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाते हो तो क्या होगा, आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वॉइड रेशियो घट जाएगा। तो वॉइड रेशियो घट जाएगा तो परमेबिलिटी भी घट जाएगा। नेक्स्ट वन, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल ये जितना है तो टाइप ऑफ द सॉइल क्या कहलाएगा, इसको याद रख लेना। अगर परमेबिलिटी इतना है, रेयर चांसेस है कि पूछे जाए, परमेबिलिटी आपका 0.8 mm/सेकेंड है, तो आपका ये जो टाइप ऑफ द सैंड होगा, टाइप ऑफ द सॉइल होगा वो सैंड होगा। देख लो, ग्रेवल का 1 से ज़्यादा होता है, 1 cm/सेकेंड से ज़्यादा होता है, सैंड का ना तक होता है, सिल्ट, क्ले, तो ये आता है जो आपका सैंड रेंज में आ जाएगा। Which one of the following method more suitable for determining the permeability of the clay? क्ले का परमेबिलिटी निकालने के लिए कौन होता है, कांस्टेंट हेड को यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन। कांस्टेंट हेड को किसके लिए करते हैं, कांस्टेंट हेड को किसके लिए करते हैं, कोर्स ग्रेन के लिए। बट पूछा है क्ले के लिए, तो क्ले में क्या कर लेंगे, फॉलिंग हेड टेस्ट। फॉलिंग हेड मेथड किसके लिए कर लेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। कांस्टेंट हेड टेस्ट किसके लिए करेंगे, आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर बेस्ट सुटेबल टू डिटर्मिनेशन ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। आपका कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल है टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन, तो कांस्टेंट हेड, सी से कांस्टेंट, सी से कोर्स ग्रेन, और कांस्टेंट हेड हेड मेथड आपका परमेबिलिटी डिटरमाइन के लिए सुटेबल होगा फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ द परकोलेटिंग फ्लूइड रिड्यूस, तो आपका क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, विस्कोसिटी, पहले क्या कह रहा है, विस्कोसिटी म्यू क्या हो रहा है, म्यू रिड्यूस तो 60% पे आ जा रहा है, रिड्यूस हो गया आपका 60% पे आ जा रहा है। एंड यूनिट वेट क्या हो जा रहा है, 90% हो जा रहा है घट के। अदर थिंग रिमेंस कांस्टेंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बाई म्यू। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, देख लो, गामा डब्लू, पहले गामा डब्लू बाई म्यू था, अब रिड्यूस होके क्या हो गया, गामा डब्लू क्या हो गया, गामा डब्लू 90% 0.9 गामा डब्लू बाई 0.6 गामा डब्लू, सॉरी म्यू, 0.6 म्यू हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, एक के हो गया, एक फाइनल के हो गया, एक कितना, एक एन के फाइनल हो जा रहा है रिड्यूस होने के बाद। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो गामा डब्लू बाई म्यू, गामा डब्लू बाई म्यू माइनस ए कर लेंगे, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6, 3/2 गामा डब्लू बाई म्यू, और इनिशियल क्या था, गामा डब्लू बाई म्यू, तो गामा डब्लू बाई म्यू कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1 माइनस 3/2, यही ना बच जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, माइनस कितना आएगा, माइनस क्या हो रहा है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, तो ये फाइनल ये था, फाइनल ये आया है, फाइनल इतना आया, माइनस इनिशियल घटा दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 - 1, तो 0.5 आ जाएगा सॉल्व करके।
तो क्या हो रहा है, 50% से पॉजिटिव आया है, इसलिए क्या हुआ, 50% से आपका परमेबिलिटी इंक्रीज कर जा रहा है। आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए 1/CS²। तो यहाँ पे CS क्या था, शेप था। एन गामा डब्ल्यू बाई म्यू पता है, म्यू विस्कोसिटी है। 1/SA का स्क्वायर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। और EQ/1 + E, ये आपका क्या हो गया, वॉइड रेशियो का फंक्शन हो गया। तो आप ये फार्मूला याद रखना, तब पता चलेगा कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड घट जाएगा। विस्कोसिटी घट जाएगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द नेचुरल डिपॉजिट, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। पैरेलल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर स्ट्रैटिफिकेशन। कह रहा है नेचुरल डिपॉजिट में आपका परमेबिलिटी की बात कर रहा है नेचुरल डिपॉजिट में। तो नेचुरल डिपॉजिट होगा तो आपका कभी लेयर बाय डिपॉजिट होगा। इसका मान लिया K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तो नेचुरल डिपॉजिट में जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होगा K हॉरिजॉन्टल या K वर्टिकल, तो जो आपका K हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, K वर्टिकल। आपका जो पैरेलल स्ट्रैटिफिकेशन है, पैरेलल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर स्ट्रैटिफिकेशन। जो पैरेलल वाला स्ट्रैटिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमेबिलिटी, सॉरी यही बात है, देख लो, KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन K वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम द टू बेल situated to each other situated to each other। कौन कह रहा है, टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम द टू बेल सेचुरेटेड टू ईच अदर। तो आपका लेस देन सम ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन में समथिंग मिसिंग है। कह रहा है कि टोटल डिस्चार्ज अगर आपका दो बेल है अगर वेरी क्लोज है तो उससे जो डिस्चार्ज निकल रहा है अलग अलग करके निकाले डिस्चार्ज, तो उसका डिस्चार्ज अगर, और अगर दोनों क्या करा टोटल, तो अगर अलग अलग करके निकाले तो तब डिस्चार्ज, अगर दोनों को कंबाइंड करके अगर दोनों नज़दीक नज़दीक है तो दोनों को एक साथ निकाले तो डिस्चार्ज। अगर अलग अलग निकालेंगे तो आपका ज़्यादा डिस्चार्ज आएगा एज कम्पेयर टू कंबाइंड करके निकालेंगे तो। क्योंकि आपका क्या होगा, अगर कंबाइंड खींचोगे तो वाटर लेवल ज़्यादा नीचे जाएगा। कंबाइंड रूप से वाटर निकालोगे तो अगर दोनों नज़दीक नज़दीक में है बेल तो क्या होगा, ज़्यादा ड्रॉ डाउन होगा दोनों में, तो वाटर कम खींच पाओगे। अगर अलग अलग करोगे तो आपका क्या होगा, आपका कम ड्रॉ डाउन होगा तो जिससे ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा क्योंकि कम ही हेड से खींचना पड़ेगा ना। तो लेस डिस्चार्ज देन सम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल, जो कंबाइंड वाला डिस्चार्ज होगा कम डिस्चार्ज देगा कंपेयर टू इंडिविजुअल को सम करेंगे तो इंडिविजुअल से डिस्चार्ज खींच के अगर उसका सम करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो नेट ऑफ ए अर्थन डैम 30 मीटर हेड ऑफ द वाटर कंसिस्ट 25 पोटेंशियल इको पोटेंशियल ड्रॉप है एंड 5 फ्लो चैनल है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका दिया हुआ है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो आपका डिस्चार्ज होता है KH/NF/ND, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 0.3 mm दिया हुआ है, 0.03 mm, 0.03 mm पर मिनट दिया हुआ है। तो इसको 10⁻⁻² से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका 3 से कर दो तो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आपका हेड क्या दिया हुआ है 30 मीटर, NF फ्लो चैनल कितना दिया हुआ है 5 फ्लो चैनल, और ND कितना दिया हुआ है 25, तो कट गया 5 बार में।
5 छक्का 30 है, 30 6 बार में कट गया तो 6 तिया 18.18 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका ये आंसर हो जाएगा राइट। आप सॉल्व कर लेना है फार्मूला लगा के। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। तो आपका टोटल मोस्ट सुटेबल मेथड टू ड्रेनेज ऑफ द फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल कौन सा होगा? अगर आपको फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव मतलब एक क्ले टाइप का सॉइल है, उससे अगर आपको वाटर निकालना है तो आपका इलेक्ट्रोस्मोसिस मेथड आपका बेस्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, आपका 2 रड लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल देते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका एक जगह वाटर जाके जमा हो जाता है। इसमें आपका इलेक्ट्रोस्मोसिस मेथड आपका क्या है, बेटर है। डीसी करंट का यूज करते हैं, आपका बेटर होगा हर कोहेसिव सॉइल के लिए इलेक्ट्रोस्मोसिस मेथड आपका बेटर होगा फॉर कोहेसिव सॉइल टू ड्रेन द वाटर। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ द सॉइल लोडेड एट द बाउंड्री। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितना आएगा, 9 आएगा। आपका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट पॉइंट वेयर सॉइल मास लोडेड एट द बाउंड्री। आपका स्ट्रेस टेंसर जो बनता था, स्ट्रेस टेंसर सिग्मा XX टाउ XY टाउ YZ XZ ये सिग्मा YY सिग्मा ZZ अपना हिसाब से यहाँ रख लो कंपोनेंट। ये जो कितना कंपोनेंट हो जाता था, 3 तो ये 9 कंपोनेंट हो जाता था। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट पूछ रहा है एट ए पॉइंट विद इन सॉइल लोडेड एट द बाउंड्री। अगर किसी भी पॉइंट पर सॉइल को लोडेड करते हो तो उस पर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट डेवलप होगा। Bosely-Q influence factor for a vertical pressure at z depth and the center of the circular area of the diameter आपका क्या दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सब जगह है। तो क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। फॉर सर्कुलर प्लेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका ए, अगर डायमीटर डी है, जेड डेप्थ एट द सेंटर ऑफ द सेंटर पे ही पूछ रहा है, तो आपका डायमीटर डी है, तो आपका जिसको इसका फार्मूला हो जाएगा 1-1/A/2Z का होल स्क्वायर के पावर 3/2। ये याद रख लेना, ये एकदम यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर डायरेक्ट बिलो द सेंटर्ड लोड। आपका कितना दिया हुआ है, लोड कितना दिया हुआ है, 3/2 पाई टन्स एट द डेप्थ ऑफ द 3/2 पाई मीटर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ द आपका क्या पूछ रहा है, वर्टिकल प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ द लोड कितना डेप्थ पे आपको इतना 10 लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू बॉसली क्यू लगाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, QYZ², और जो एक फंक्शन होता है 3/2 1 + R/Z का होल स्क्वायर की पावर 5/2 है। बॉसली क्यू का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब बट तो हमको आपको क्या पूछ रहा है, बिलो द सेंटर, तो R तो 0 हो जाएगा, तो ए टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। तो आपका हो जाएगा Q = 3 पाई यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें गंदा सा किया हुआ है सिग्मा जेड, तो इसका 3/2 आ जाएगा। ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, आर रेडियस कितना दूर पे होता है वो तो 0 हो जाएगा, तो ए टर्म पूरा 1 हो जाएगा, तो बच गया 3/2 पाई QYZ का स्क्वायर। तो हमारा Q लोड कितना दिया हुआ है, लोड कितना 3/2 टन, तो आपका 3/2 टन दिया हुआ है, तो ये 3/2 पाई टन, और यहाँ जेड कितना दिया हुआ है 3/2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो आपका ये दो बार है, या स्क्वायर कट गया तो आपका सिग्मा जेड इजिकल टू 1 आ गया, 1 टन/मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। द वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द लाइन ऑन ए वर्टिकल लाइन एट द कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल लोड। तो वर्टिकल स्ट्रेस की बात कर रहा है। अगर आप यहाँ पे लोड अप्लाई करते हो तो वर्टिकल स्ट्रेस का कुछ ऐसा डायग्राम होता है। तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस लाइन कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस, किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट मान लीजिए आर डिस्टेंस पे ड्रॉ किए हैं, तो आपका क्या होगा, वर्टिकल आप जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस डायग्राम होगा। जो फर्स्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन अटेन यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड हुआ, देन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही देखो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है एट आर डिस्टेंस, पहले बढ़ा है फिर घट गया है। फ्रिएटिक लाइन इन अर्थन डैम क्या होता है, फ्रिएटिक आपका जो फ्रिएटिक लाइन होता है, अगर कोई अर्थन डैम है तो आपका क्या होगा, जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है, जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिएटिक लाइन, वो पैराबोलिक होता है। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन फ्रिएटिक लाइन ऑन द डैम, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, आपका इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि फ्रिएटिक लाइन होता है जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है, वो सारा फ्लो उसके नीचे हो रहा है, तो उसके ऊपर तो एयर है जो भी है आपका मटेरियल के अंदर है, तो ये क्या होगा, डैम के अंदर है तो यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। उसके नीचे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। फेरिएटिक लाइन के नीचे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और फेरिएटिक लाइन पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ नहीं है आपका। द रेट ऑफ कॉन्सिडरेशन, रेट ऑफ द कॉन्सिडरेशन इंक्रीज विथ द टेम्परेचर। कॉन्सिडरेशन क्या हो जाता है, आपका जो फंक्शन होता है कॉन्सिडरेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्सिडरेशन, के इज इक्वल टू सी भी एम भी गामा डब्लू, ये होता है। तो के परमेबिलिटी हो गया, परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉफिशिएंट ऑफ, आपका कॉफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, कॉन्सिडरेशन। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी भी हो गया, और के किसका फंक्शन होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्लू बाई म्यू होता है। तो आपका क्या हो गया, सी भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया। अगर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है, और ये क्या होता है, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू क्या होता है, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या पूछ रहा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्सिडरेशन, देखो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से रिलेशन क्या आया, दोनों इंक्रीज करेगा, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्सिडरेशन इंक्रीज करेगा विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्सिडरेशन, यूनिट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से अगर सॉल्व करना होगा तो देखो, कॉफिशिएंट पॉइंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू सी भी एम भी गामा डब्लू, यही होता है। तो हाँ, परमेबिलिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और सी भी को सी भी रहने दो। एम भी क्या क्या हो जाएगा, एम भी हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, ए भी बाई 1+E0। ई का तो कुछ नहीं होता है, आपका वॉइड रेशियो का तो कोई भी यूनिट नहीं होता है, बट ए भी इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा सिग्मा बाई चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर का आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका फाइनली जो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, चेंज इन पोर वाटर बाय डेल्टा सिग्मा, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर बाय चेंज इन स्ट्रेस, आपका ये आ जाएगा। तो आपका और आपका क्या है, गामा डब्लू, तो गामा डब्लू का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसका क्या हो जाता है, CV का जो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ द कंसंट्रेशन का। आपका सॉल्व कर लेना आप। नेक्स्ट, टरजागी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल कंसंट्रेशन ऑफ द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के लिए आपका जो टरजागी वन डायमेंशनल कंसंट्रेशन इक्वेशन दिया था वो कौन सा था, du/dt, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन और डबल डिफरेंशिएटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये दिया हुआ है। यही आपका टरजागी जो इक्वेशन दिया था वन डायमेंशन कंसंट्रेशन थ्योरी का, यही था। du/dt इज इक्वल टू CV du/dz का डबल डिफरेंशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन at any point at the given time indicate the rate of change of a slope of the isochrone। आइसोक्रोन होता है at any point at a given time indicate the rate of the change of the, क्या बताएगा, पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ, वो आपका क्या बताता है। जो आइसोक्रोन होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होता है इक्वल प्रेशर का, वो इक्वल पोर वाटर प्रेशर, तो आइसोक्रोन होता है तो विथ डेप्थ के रिस्पेक्ट में वो प्रेशर का वेरिएशन बताएगा, पोर वाटर प्रेशर विथ डेप्थ बताएगा आइसोक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस सैचुरेटेड क्ले, तो आपका क्या होगा, कंसोलिडेशन प्रोसेस में सैचुरेटेड क्ले, प्रोसेस ऑफ द सैचुरेटेड क्ले ग्रेजुअली डिक्रीज इन नेचुरल प्रेशर। आपका कंसंट्रेशन करोगे तो पोर वाटर प्रेशर को आपको नेचुरल प्रेशर बोलता है, तो वाटर तो धीरे धीरे निकलेगा, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपका कंसंट्रेशन करोगे किसी का, अगर उसको कॉम्पैक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका पोर वाटर निकल जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। अब ग्रेजुअली इंक्रीज इन, अगर पोर वाटर निकल जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर। अगर पोर वाटर घट जाएगा प्रेशर तो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ग्रेजुअली इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर टेक प्लेस सम ऑफ द टू कांस्टेंट। आपका सही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स, CC की बात कर रहा है, कंप्रेशन इंडेक्स द रीमॉडल्ड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज इतना, तो आपका 0.009 WL-10 होता है अनडिस्टर्ब का, और रीमॉडल का क्या हो जाता है 0.007 WL-, ये भी 10 होता है। तो आपका करोगे तो यहाँ से 40 आ जाएगा, 40 इंटू 0.7 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 7×7 = 28 0.28 का लगभग हो जाएगा आपका, 0.28 आ रहा है। ये जो कप आपका रीमॉडल्ड के लिए होता है जो CC 0.007 WL-10 होता है, ये आपका रीमॉडल्ड के लिए हुआ है, या डिस्टर्ब के लिए, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए। अगर अनडिस्टर्ब है तो 0.009 WL-10 होता है, ये याद रखना। ये अनडिस्टर्ब के लिए है, ये किसके लिए है, डिस्टर्ब के लिए, डिस्टर्ब सैंपल के लिए, डिस्टर्ब सैंपल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्ले बिहेव्स लाइक डेंस सैंड, आपका कौन सा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्ले हैविंग बिहेव्स लाइक डेंस सैंड, आपका ओवर कॉन्सोडेटेड क्ले होगा, वो बिहेव करेगा लाइक डेंस सैंड। तो आपका ओवर कॉन्सोडेटेड क्ले विद द हाई ओवर कॉन्सोडेशन रेशियो,
जिसका ओवर कॉन्सिडरेशन रेशियो अगर हाई हो तो आपका क्या कहलाएगा, बिहेव्स किसके लाइक करेगा, आपका डेंस सैंड की तरह बिहेव करेगा। जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा जो पीक देगा वो पीक देगा और आप तो डेंस की तरह। और नॉर्मली कंसोलिडेटेड का कुछ ऐसा होता है और ओवर कंसोलिडेटेड का कुछ ऐसा होता है। ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का होता है और ये नॉर्मल एनसी सॉइल का होता है। तो आपका अगर ओवर कंसोलिडेटेड होगा तो कुछ ऐसा देगा, और सैंड का भी कुछ ऐसा ही होता है, पीक ही देता है। तो दोनों भी है एक जैसा करेगा। द coefficient of consolidation of the soil is affected by, coefficient of the consolidation of the soil affected किससे भाई होगा इसका आपका coefficient of compressibility and permeability दोनों पे आप के भी इक्वल टू क्या पड़ा सी वी एम बी गामा डब्ल्यू। तो सी वी किस पे डिपेंड कर रहा है, परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ कम एम बी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का एम बी क्या होता है, एम बी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इजकल टू एम बी ए बी बाई 1+C0। तो आपका क्या हो गया, एम किस पे डिपेंड गया, ए बी पे। तो ए बी किस पे, ए बी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया ये भी। तो क्या कहा आपका एम बी परमेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और कंप्रेसिबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द कॉन्सिडरेशन इज, द डिग्री ऑफ द कॉन्सिडरेशन इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेप्थ। जब टी वी लिखते हो टाइम फैक्टर इजिकल टू टी वी इजिकल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, सी वी इजिकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वी इजिकल टू हो जाएगा, टी वी तो कांस्टेंट है वो डिपेंड कर जाएगा अपना डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन पे। तो टी वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी वी सी वी इजिकल टू टी वी डी स्क्वायर बाई टी। टी क्या है, टाइम है, और डी हो गया आपका ड्रेनेज जितना डेप्थ हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये गलत हो गया जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज डेप्थ पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन की बात कर रहा था। आपका यहाँ पर डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन की बात कर रहा था, नॉट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन। डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन की क्या हो जाता है, चेंज इन आपका जो आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है, चेंज इन आपका जो भी आपका जो इनिशियल पोर बाट अथी था डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन, और चेंज कितना हुआ है कॉन्सोलिडेशन, तो किसके पर डिपेंड कर जाएगा, आपका ये यू हो गया। डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन क्या हो गया, यू हो गया। हम यहाँ पे सी वी की बात कर दिए, गलत था, सॉरी, ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन हुआ, डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन नहीं हुआ। यहाँ से हम फर्दर जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो जो टीवी होता है आपका, टीवी होता है, टीवी अगर लेस देन 60% कॉन्सोलिडेशन, 60% डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन के लिए क्या हो जाएगा, π/4d²। अगर आपका ग्रेटर देन 60% है तो क्या हो जाएगा, टीवी टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.78 कुछ था ऐसा ही, 1.781 माइनस 0.933 log 100 माइनस डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन, ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन
ये यू स्क्वायर था, डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन। तो यू स्क्वायर हो जाएगा, या तो यहाँ से ले ग्रेटर देन 60% के लिए ले, तो यू हो जाएगा सिंपली आपका लॉग ऑफ यू हो जाएगा। तो सिंपल है, आपका एग्जैक्ट याद रखना होगा कि टी का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन यू को बोलता है, और स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ डेप्थ। आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन की बात कर रहा था, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम फैक्टर फॉर क्ले लेयर। तो टाइम फैक्टर फॉर क्ले लेयर क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर ये हो गया टी भी, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि क्ले रहे सैंड रहे कुछ भी रहे, हमारा टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ द डायमेंशन पैरामीटर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है बट स्क्वायर का पाथ है, इंडिपेंडेंट अपॉन थिकनेस ऑफ, गलत बात है, थिकनेस पे तो डिपेंड कर रहा है, एच का टर्म है। तो आपका टी में कुछ खेल है, तो किस पे डिपेंड कर जाएगा, सी भी इजिकल टू क्या लिखे, के इजिकल टू क्या लिखे थे, सी भी एम भी गामा डब्लू। तो आपका के किसका प्रोपोर्शनल हो गया, सी भी किसका प्रोपोर्शनल हो गया, परमेबिलिटी का। तो सी भी के जगह पर के लिख सकते हैं, तो टाइम फैक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टाइम रिक्वायर्ड टू 50% कॉन्सोलिडेशन ऑफ द रीमॉडल्ड सैंपल। 50% कॉन्सोलिडेशन किसकी बात कर रहा है, रीमॉडल सैंपल की, ऑफ द क्ले ऑफ द सिंगल ड्रेनेज एंड टी टाइम लग रहा है। इफ रिक्वायर्ड टाइम ऑफ द कॉन्सोलिडेशन फॉर सेम सैंपल क्ले विथ द सेम डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन बट डबल ड्रेनेज। तो डबल ड्रेनेज है तो टाइम T/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो टी वी इजिकल टू क्या पढ़े थे, सी वी T/d²। तो आपका सेम डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन के लिए आपका टी वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो आपको दोनों के लिए कर दो। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या वैल्यू कर रहा है, 50% कॉन्सोलिडेशन के लिए कर रहा था और टी टाइम लग रहा था, तो सी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² बच जाएगा। तो टाइम टी लग रहा है और डेप्थ कितना है, सिंगल ड्रेनेज में डी है, तो टाइम आपका टी डैश किसके लिए निकाल रहे हैं, हाँ आपका डबल ड्रेनेज। तो डबल ड्रेनेज में जो एच होता है, एच होता है वो d/2 हो जाता है, तो d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये d² कट जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो टी सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा, d/2 था ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया। तो टी डैश इजिकल टू क्या हो गया, टी डैश इजिकल टू T/4, आपका T/4 आ गया। सॉल्व कर लेना आप। इफ द क्ले लेयर A with the single drainage, clear A with the single drainage and coefficient of consolidation CV is taken 6 months to achieve 50% consolidation. 6 month में कितना अचीव कर रहा है, 50% consolidation. The time take the clay layer B of the same thickness, double drainage constant, double drainage, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन सी भी I2 हो जाता है। तो अचीव सेम डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन इन, तो सेम डिग्री का कॉन्सोलिडेशन टी वी इजिकल टू क्या पड़े थे, सी वी T/d²। तो हम कह रहा सेम डिग्री ऑफ द कॉन्सोलिडेशन के लिए टी वी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो टी वी सेम हो जाएगा तो टी वी को सेम कर देंगे दोनों केस के लिए। तो पहला केस में क्या था, सी भी था और टी कितना था, 6 मंथ था, और डी क्या था, सिंगल ड्रेनेज था, तो सिंपल डी का स्क्वायर करेंगे। और दूसरे वाले केस में सी भी क्या हो जाता है, CV/2 हो जाता है, और टाइम तो निकालना ही है, और डबल ड्रेनेज कंडीशन हो जाएगा तो D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सी भी कट जाएगा, D² से D² कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। तो 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी और ये 2 4 ऊपर चला जाएगा/2,
ये 2 हो गया, तो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कट जाएगा 3 टाइम्स है, तो 3 मंथ हो जाएगा। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्सोडेशन फॉर क्ले नॉर्मली, कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्सोडेशन सीबी की बात कर रहा है, वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिक लिमिट होता है। आप याद रख लेना। तो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द परमेबिलिटी द स्पेसिमेन एट एनी स्टेज लोडिंग कैन बी मेड। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन सैंपल एट एनी स्टेज ऑफ द लोडिंग कैन बी मेड ऑफ, क्या होगा। तो आपका जो परमेबिलिटी जो फाइंड आउट करते हैं वो आपका दो टाइप होता है, एक फिक्स रिंग होता है, एक फ्लोटिंग रिंग कॉन्सेंट्रेटोमीटर होता है। दो टाइप का आपका कॉन्सेंट्रेटोमीटर होता है, एक फिक्स रिंग टाइप कॉन्सेंट्रेटोमीटर, एक फ्लोटिंग रिंग टाइप कॉन्सेंट्रेटोमीटर। तो फिक्स रिंग टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रेटोमीटर में क्या होता है, लोड ऑफ द स्पेसिमन ऑफ द टॉप पे अप्लाई करते हैं फ्रॉम द टॉप विथ द बेस ऑफ द सैंपल ring fixed in place and can also use as a reliable and head permeability test apparatus। हम फिक्स रिंग इसमें इतना ही याद रखना, आपका जो फिक्स रिंग टाइप होता है उससे परमेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो आपका ओनली फिक्स रिंग टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रेटोमीटर आपका यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ द फिक्स रिंग टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटोमीटर एंड फ्लोटिंग रिंग टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, मॉडल टू फोर्स ट्रांसफर थ्रू बोथ टॉप एंड बॉटम। इसमें क्या हो रहा था, फिक्स रिंग में क्या करते थे, सारा लोड ऊपर से लगा रहे थे, बट फ्लोटिंग टाइप में क्या कर रहे थे, टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे थे। एंड टॉप एंड बॉटम पोरस स्टोन एंड फ्री टू मूव। एंड पोरस स्टोन को क्या था, दोनों तरफ था फ्लोटिंग टाइप रिंग में, यही बोल रहा है। बस फिक्स रिंग टाइप यही पूछता है, फिक्स रिंग टाइप कॉन्सेंट्रेटोमीटर ओनली यूज होता है किसके, परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सैंडी सॉइल। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सैंडी सॉइल आपका क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी आपका मच लेस देन क्लेई सॉइल, क्योंकि आपका सैंडी सॉइल में वॉइड कम होता है एज कम्पेयर टू क्लेई सॉइल, तो आपका कंप्रेशन कम होगा सैंडी सॉइल में। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन वॉइड ऑफ द सॉइल मास। फाइन ग्रेन आपका जितना होगा, फाइन क्ले ज़्यादा फाइन होता है, तो क्ले ज़्यादा फाइन होगा तो उसमें ज़्यादा वॉइड होगा, तो जितना फाइन होगा उसमें उतना ज़्यादा वॉइड होगा। तो आपका कोर्स ग्रेन ज़्यादा कोर्स होता है सैंड काले के कंपेरिजन में, तो वो आपका सैंड में कम वॉइड होगा, तो लेस कंप्रेबल होगा किससे, आपका सैंड लेस कंप्रेबल होगा एज कम्पेयर टू क्ले। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले लेस देन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड क्ले। अगर कोई आपका ओवर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, ऑलरेडी प्रीवियस में बहुत सारा स्ट्रेस लगा चुके थे, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड होने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी उसका घट जाएगा, यही बात होगा ना। और नॉर्मली के लिए तो भी आप कंप्रेस हो सकता है ना। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डेल्टा यू बाय डेल्टा सिग्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड का आपका ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, क्योंकि उस पर अभी पूरा इफेक्टिव आपका स्ट्रेस नहीं लगा है, पूरा कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर आपका जो आप ओवर कॉन्सेंट्रेटेड लोग है तो उसका क्या है, फास्ट में ही बहुत सारा आपका कंप्रेस हो चुका होगा, तो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कम होगा।
कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ द सॉइल, also depend upon soil under different state of stress condition। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है जो ए भी होता है, वो क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो बाय चेंज इन स्ट्रेस। तो ये भी अलग हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है, तो एक ही सॉइल के लिए अलग अलग हो सकता है एट डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो आपका डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल, ऑल्सो डिफरेंट अंडर द डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन ऑफ द कंसिडरेशन। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रेस लगाते हो तो आपका जो होगा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए भी वो क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग सॉइल के लिए, या सेम सॉइल के लिए डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन में भी अलग अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन द सॉइल, अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन द सॉइल। जो तो अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट क्या होता है, डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, यही है। तो आपका अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट आपका डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉइड रेशियो, अगर ये इनिशियल वॉइड रेशियो उसको इंक्रीज करोगे तो आपका क्या होगा, डेल्टा एच डिक्रीज कर जाएगा, आपका ओवरऑल क्या होगा, ए एच को यहाँ से हटा दो, तो आपका डेल्टा एच अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट है। तो आपका क्या होगा, अगर नीचे का टर्म बढ़ाते हो तो ओवरऑल टर्म क्या होगा, घट जाएगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, घट जाएगा, यही कहानी था। द अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, अल्टीमेट कॉन्सिडरेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, और क्या दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन इंडेक्स। तो डेल्टा एच बाई एच होता है जो आपका जो पढ़े थे, तो डेल्टा एच बाई एच क्या होता है, सी सी कंप्रेशन इंडेक्स 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो सिग्मा 2 क्या हो जाता है, सिग्मा 1 प्लस डेल्टा सिग्मा, जितना स्ट्रेस लगा रहे हो। तो ये क्या हो जा रहा है, डेल्टा एच अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंप्रेशन इंडेक्स। तो आपका जो अल्टीमेट कॉन्सिडरेट सेटलमेंट हुआ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन इंडेक्स, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली कॉन्सिडरेटेड क्ले सेटल 10 mm व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज, क्या हुआ, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस फर्दर इंक्रीज 200 to 400 दैन सेटलमेंट ऑफ द सेम क्ले। तो हम सेटलमेंट के लिए क्या पढ़े थे फार्मूला, डेल्टा एच बाई एच के लिए हम क्या पढ़े थे, सी सी बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, यही पढ़े थे ना। तो हमारा ये सब टर्म तो नहीं दिया हुआ, तो ये सबको भूल जाओ। तो बच गया क्या, डेल्टा एच बाई एच, एच भी भूल जाओ। तो अब बच गया एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ सिग्मा 2 बाई। तो एच हो गया, डेल्टा एच कितना है 10 mm, और किसके लिए लॉग सिग्मा 2 कितना हो गया, इफेक्टिव व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम 100, इफ इफेक्टिव स्ट्रेस फर्दर इंक्रीज टू 200 टू 400। पहले क्या था 100 था, तो सिग्मा 2 200 हो गया, या 1 केस में पहले कितना था 100। तो यहाँ पर सारा टर्म हम उसी टर्म से निकलेगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रख दो सारा वैल्यू। अगर वैल्यू रखते हो तो क्या होता है, ये सब मत करो, हाँ अब हो गया।
डेल्टा एच बाई एच क्या हो जाएगा, सी सी 1 प्लस ई नॉट, तो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो डेल्टा एच जो था, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एच सी सी बाई 1 प्लस ई नॉट, यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 200 बाई 100, तो लॉग 2 हो जाएगा। और डेल्टा एच कितना था, 10 mm था, तो यहाँ पर डेल एच बाई सी सी 1 प्लस ई नॉट का वैल्यू है जो 10 बाई लॉग 2 आ जाएगा, एक कट के 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 200 टू 400 जा रहा है। तो फिर से अगर हम बात करते हैं तो आपका डेल्टा पूछ क्या रहा था, सेटलमेंट अब की बार पूछ रहा है। तो डेल्टा एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच बाई सी सी, इतना वैल्यू इसका दिया हुआ है। तो आपका क्या था यहाँ पे, एच सी सी बाई 1 प्लस ई नॉट और सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो सिग्मा 2 कितना है, सिग्मा 2 400 बाई 200 सबसे 400 हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 10 बाई लॉग 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, कट के आपका 1 आ जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 10 mm। तो फिर फर्दर कितना सेटलमेंट होगा, 10 mm। सॉल्व कर लेना आप अच्छे से, हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई, जब कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो वाइब्रेटरी रोलर से हम कॉम्पैक्ट करेंगे। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए अप्लाई करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इंक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी, आप कंपैक्शन एनर्जी को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, मान लीजिए आपका कुछ ऐसा कर्व था, तो फिर क्या होगा, फर्दर आप अगर कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाते हो तो क्या होगा, ऑप्टिमम पहले इतना था ओ सी एम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 और यह ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2। तो अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ा, तो ये गामा डी की बात कर रहा है, ये डी था, ये इसके लिए था। आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते हो तो क्या होगा, आप मॉइस्चर कंटेंट घटते जाएगा और गामा डी बढ़ते जाएगा। तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट शुड बी डिक्रीज एंड मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्ट डेंसिटी इंक्रीज होता है, कर्व आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट करते चला जाता है। ये ओरिजिनल देख लो आपका, ये पहले कुछ था, अगर कंपैक्शन एनर्जी बढ़ा दिए तो आपका इधर शिफ्ट कर गया कर्व, तो क्या हुआ, वाटर कंटेंट क्या हुआ, घट गया, और गामा डी पहले इतना था मैक्स और ये अब इतना हो गया, ये गामा डी बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू भीज एनी सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड अपॉन। तो मैक्सिमम आपको क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू भीज सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ द कॉम्पैक्शन एनर्जी, कितना कॉम्पैक्शन एनर्जी लगा रहे हो आप, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसी पे ना गामा डी डिपेंड कर रहा है। गामा डी इज इक्वल टू हो जाता है गामा ड्राई डेंसिटी गामा टी जो बल्क था पहले का डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्लू वाटर कंटेंट। तो ये वाटर कंटेंट पे डिपेंड कर जा रहा है और कितना एफर्ट लगा रहे हो, कंपैक्टिंग एनर्जी लगा रहे हो, उस पर डिपेंड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड गामा डी एंड एयर कंटेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड Na and water content W, the specific gravity G at any soil। तो गामा डी इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस Na जी गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा जी डब्ल्यू। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, गामा डी इजकल टू 1 माइनस Na, एयर कंटेंट है जी गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डी, सॉरी डब्लू जी, डब्लू यहाँ पे वाटर कंटेंट है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी एयर वार्ड है, और गामा डब्लू हो गया यूनिट वेट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट फर्दर
बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल कंपैक्टेड रिस्पेक्टिवली। जो फाइन बेटर का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए जो फाइन ग्रेन सॉइल होगा उसको ड्राई ऑफ वेट ऑफ द ऑप्टिमम एंड ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ये थोड़ा सा पंगा लग रहा है यहाँ पे। एक सेकंड क्लियर करके बताता हूँ। सेवन नंबर जो बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे ऑफ द सॉइल को, तो जो फाइन ग्रेन होगा उसको बेट ऑफ द ऑप्टिमम के लिए कॉम्पैक्ट करेंगे, और जो कोर्स ग्रेन होगा उसको किसके लिए करेंगे? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम के लिए, ड्राई में कॉम्पैक्ट करेंगे। जो फाइन ग्रेन होगा उसको बेट ऑफ द ऑप्टिमम के लिए करेंगे कॉम्पैक्ट, और जो आपका क्या होगा कोर्स ग्रेन होगा उसको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम के लिए कॉम्पैक्ट करेंगे। तो कॉम्पैक्शन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑन ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगा कोर्स ग्रेन का वो किसके ड्राई साइड, सूखे में ही उसको कॉम्पैक्ट करेंगे बिना पानी के। अब फाइन ग्रेन हायर स्ट्रेस वैल्यू एट द लोअर इट्स लोअर एट द बेट ऑफ द ऑप्टिमम साइड। जो हायर स्ट्रेस ऑफ द फाइन ग्रेन मिलेगा उसको जब पानी डाल के कॉम्पैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें तो स्टार लगा होगा 98। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट लिखा हुआ। इफेक्टिव कोहेशन नेवर निगेटिव, अगर गुप्ता के हिसाब से चले तो एक दिया गया। तो इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल रियरली बिलो द 30 डिग्री, ये जो सही बातें हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल इंक्रीज विथ स्टेट ऑफ द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्ट करोगे तो एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव एंगल ऑफ द इंटरनल कॉम्पैक्टेड इज द फंक्शन ऑफ मिनरलॉजिकल एंड क्लेइक साइज कंटेंट। हाँ, वो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, उसका क्ले साइज का कंटेंट क्या है, तो उस पर डिपेंड कर जाएगा। अब गुप्ता जो आंसर दिया ये दिया, इफेक्टिव कोहेशन ऑफ द सॉइल कैन नेवर नेगेटिव, ये गलत है, नेगेटिव हो सकता है। कोहेशन तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन। या तो क्वेश्चन जीरो होगा, क्वेश्चन लेस होगा, या तो कुछ क्वेश्चन होगा। निगेटिव का तो कोई बात नहीं होता ना, कर रहा है नेवर निगेटिव ना। अगर यहाँ नेवर होता तो नहीं, नेवर नहीं लिखा होता तो आपका ये सही हो जाता आपका स्टेटमेंट। ये आपका राइट ऑप्शन, ऑल स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज सैंड sample and dense sand sample consideration to same effective stress। एक आपका लूज सैंड सैंपल है, एक डेंस सैंड सैंपल है, तो कंसिडरेशन कर रहे हैं एट द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम, बट जो पीक स्ट्रेंथ है वो डेंस में क्या आता है, ग्रेटर आता है। जो आपका जो कंसिडरेशन करते हो तो आपका जो गामा डी आता है, एक था ये, मान लो कि आपका ये है और एक ऐसे होगा, तो एनसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो सैंड होगा, जो नॉर्मल होगा, जो कम कॉम्पैक्टेड होगा, लूज वाला होगा, और ये ओवर कंसोलिडेटेड वाला होगा। क्या है, एक लूज सैंपल है, एक डेंस है, तो डेंस वाला होगा एक, तो डेंस में क्या होगा शार्प पीक होगा कर,
और ये थोड़ा सा फ्लैटर होगा। तो क्या कह रहा है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा सेम, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आता है लगभग सेम होता है, बट जो पीक है वो डेंस में ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू लो। ये बातें हैं, सही बातें है ये। जो अल्टीमेट होता है ना स्ट्रेंथ, वो सेम आता है दोनों का, अल्टीमेट का, और बाकी जो आपका पीक है वो डेंस में ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू लूज। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, डायरेक्ट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। आपका जो ना आपका नॉर्मल स्ट्रेस ऊपर से लग रहा था उसको जो शेयर स्ट्रेंथ टाउ इससे डिनोट करते हैं, तो क्या होता है सी प्लस सिग्मा एन tan फाई होता है। तो डायरेक्ट कह रहा है कि डायरेक्टली पर एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, tan ऑफ फाई के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ, गलत बात है। डिक्रीज इन इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, गलत बात है। आपका डिक्रीज करेगा, अगर नॉर्मल स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं तभी जाके आपका शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तो सही होगी, अब फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।